नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल आप सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले काफ़ी दिनों से हम डीआई और अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम सीख रहे थे आने वाली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अब इस वीकेंड में या तो अगले वीकेंड में आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्ज़ाम है। बच्चों, आप सबको पता है कि पूरे साल का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होता है आईबीपीएस क्लर्क प्री, जहां आपको जॉब मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोग भी उसी लेवल पे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते होंगे। मैंने काफी हद तक काफी सारे चैप्टर्स आपको थ्रू ऑनलाइन चैनल क्लियर करवाए हैं। मुझे आशा है आप सबको ये सारे वीडियोस, मेरी सारी ट्रिक्स, मेरा सारा एटीट्यूड, कॉमन सेंस की सारी चीजें आपको पसंद आ रही होगी। आज हमें कुछ पढ़ना नहीं है, खाली आपका थोड़ा मोटिवेशन करना ही मेरा आज का वीडियो का मकसद है। अगर आज आप कुछ पढ़ेंगे, उससे ज्यादा मैं ये मानता हूं कि आपने मान लो 2-3 ऐसी अच्छी चीजें सुन ली जिससे कि आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम पे आ जाता है, तो एग्जाम आप आराम से निकाल पाएंगे और मेंस के लिए भी अपीयर होंगे। तो देखो बच्चों, एग्जाम के लास्ट दिनों में हम ज्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, मैं करवाना भी नहीं चाहता हूं। मेरे हिसाब से अब आप जो भी सीखे हैं उसका एक मोटा फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। आप सबको पता है कि यहाँ पे प्रीलिम में 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। सबको 20 मिनट्स आपको मिलेगा। अब हर एक सेक्शन का 20 मिनट्स है, 35 एंड 30 क्वेश्चंस है। आपको हर एक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल भी कट ऑफ आपको लाना है। पिछले कुछ साल का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैं ये मानता हूं कि आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है तो लगभग 70 अबोव नंबर लाने पड़ेंगे। हर एक सेक्शन में भी अगर सेक्शनल कट ऑफ देखा जाए तो डबल डिजिट में रहेगा, तो आपको सेक्शन वाइज डबल डिजिट और ओवरऑल 70 का स्कोर करने की जरूरत है। अब इस स्कोर को कैसे हम करेंगे, आपको अब 1-2 दिन जो बचा है और एग्जाम में आपको जो 1 घंटा मिलने वाला है उसमें क्या करना चाहिए उसकी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लेते हैं मैथमेटिक्स को, मैथ्स रीजनिंग दोनों चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम मैथमेटिक्स लेते हैं। सबसे पहले मोटा देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम के। 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, 5 से 10 क्वेश्चन आपके डीआई के रहेंगे और 20 से 15 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन और जो दूसरे मिससेलेनियस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो रहेंगे। ठीक है ना। तो 10, 5, 15, 20, 35 या तो 15, 10, 25, 10, 35 इस तरीके से मोटा पेपर होगा। अब देखो बच्चों, आप जैसे ही पेपर चालू करते हो, मैथमेटिक्स का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो आपको इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी हो। पेपर सेटर आपको लालच दे रहा है, आपको उसके झांसे में नहीं आना है। आपको करना क्या है, ये सारी चीजें सबसे पहले करनी है। अब ऐसा नहीं है कि पहले आप क्वाड्रिकल इक्वेशन ढूंढेंगे फिर नंबर सीरीज ढूंढेंगे, ऐसा कुछ ढूंढना नहीं है। खाली आपको 10 वर्ड प्रॉब्लम छोड़ने हैं, लाइन से क्वेश्चन करते जाना है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आता है सीधा नेक्स्ट करना है, पढ़ना ही नहीं है। आपको पहले 25 क्वेश्चन के ऊपर टारगेट रखना है। अब मान लो पहले डीआई आता है तो आप डीआई करेंगे, मान लो पहले आपका नंबर सीरीज आता है, आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, कुछ भी आता है, आप लाइन से करते जाएंगे। समझ रहे हो ना। अब डीआई में मेरे हिसाब से या तो टेब्यूलर डीआई होगा या तो बार चार्ट होगा, ये दो में से एक डीआई होगा अगर एक ही पूछा जाता है तो।
आप सब ने डीआई के मेरे 3-4 वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के सारे पेपर सोल्व करवाए हैं। उसके ऊपर से मैं इतना तो जरूर से बोल सकता हूं कि लेवल एकदम लोअर रहता है। सीधा साधा परसेंटेज ढूंढना है, सीधे साधे एवरेज ढूंढनी है, सीधा साधा टोटल या डिफरेंस निकालना है, या तो आपको रेशियो निकालना है। तो कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई कैलकुलेटिव टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब आप आराम से कर पाएंगे। तो डीआई आपको करनी है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन इफ वाला आता है या तो पढ़ने में थोड़ा लंबा लगता है तो उसको स्किप करना है। और हाँ, आपको यह भी देखना है कि पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। जो सारी चीजें मैंने सिखाई है उसी लाइन पे आपको काम करना है, ठीक है ना बच्चों। आपने देखा होगा कि एक एक लेक्चर में मैंने 5-5 डीआई आपको 32 मिनट्स में आपके साथ बातें करते करते सोल्व करवाई है। तो आपको तो किसी के साथ बात नहीं करना है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, तो आप उसको फटाफट कर लेंगे, ठीक है ना। तो डीआई आपको लेनी है, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, लाइन में आप लेते जाएंगे, बट वर्ड प्रॉब्लम को स्किप करेंगे, ठीक है ना। तो आपने डीआई कर लिया, अब सिंप्लीफिकेशन और मिससेलेनियस में क्या रहेगा। कई बार सिंप्लीफिकेशन के 10 से लेके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेशन के भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन आपको क्वाड्रिकल इक्वेशन, 5 क्वेश्चन आपकी नंबर सीरीज, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है और आपको रॉन्ग नंबर भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से 5-5 टोटल 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन को भी मैंने कवर किया है। क्वाड्रिकल इक्वेशन, मतलब ये 15-20 क्वेश्चन में मैंने कौन कौन सी चीज ली है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रिकल इक्वेशन, नंबर सीरीज। तो ये 3-4 चीजें करेंगे। किसी एक पेपर में क्वाड्रिकल इक्वेशन रहेगा तो दूसरे पेपर में अप्रोक्सीमेशन रहेगा, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट होंगे यही सारे क्वेश्चन। और आप सबको पता है कि आपको नंबर सीरीज में, आपको क्वाड्रिकल इक्वेशन में कोई टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो भी क्वेश्चन है आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। पहले ये ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। 25 क्वेश्चन अटेंड करने में अगर आपको 15 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब देखो, ये 25 के 25 ऐसा इंसिस्ट नहीं करना है, उसमें कोई एक आध 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। पेपर सेटर हर बार अपना स्ट्रेटेजी चेंज करता रहता है। एक बार वो नंबर सीरीज डिफिकल्ट देगा, दूसरी बार आपको वो सिंप्लीफिकेशन भी डिफिकल्ट दे सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज को पकड़ के बैठेगा, हर बार आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी मिलता रहेगा। तो आपको उसी हिसाब से काम करना है कि मान लो 5 सीरीज करते हो तो उसमें एक आध सीरीज मैंने ये देखा है थोड़ा ट्रिकी टाइप का रहता है, एट ए टाइम आपको याद नहीं आता है, तो उसको याद करने की आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दिल से भी उस क्वेश्चन को या तो ईगो पे बात नहीं ले जानी है, समझे ना। ईगो पे कि मेरे से सीरीज नहीं हो रहा है, ऐसा ईगो नहीं करना है। एक आध सीरीज मान लो ऐसा आ जाता है तो आप उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से 25 में से मैं ये बोल सकता हूं कि 15 मिनट में आप 23-24 क्वेश्चन कर लेंगे। अभी भी आपके पास 5 मिनट बाकी है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है तो आप कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एज रिलेटेड, रेशियो, पार्टनरशिप, उस तरीके के क्वेश्चंस करने चाहिए जो कि रिलेटिवली इजी रहते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आपको नहीं करना है। आपको स्पीड एंड टाइम का, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी नहीं करना है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे। आपका अगर बोट एंड स्ट्रीम अच्छा चैप्टर है, आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो आप कर सकते हो, बट मैं ये बोलता हूं कि इसको जब तक हो सकता है अवॉइड करो। रेशियो का क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन गिनने की कोई स्पेसिफिक मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है। आप आंसर को पकड़ो, सबसे छोटा और सबसे मोटा आंसर आप हटा दो, बाकी जो 2-3 आंसर बचते हैं उसमें से बीच वाला एक आंसर पकड़ के क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर वो आंसर आता है तो सीधा टिक करो, अगर वो आंसर नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा कि इससे ऊपर आंसर आएगा कि इससे नीचे आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। तो बेस्ट मेथड है आप वर्ड प्रॉब्लम को आंसर से सॉल्व करो। या तो हमारा एक बेस्ट मेथड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब हम क्या करते हैं, 3 के मल्टीपल में आएगा, 7 के मल्टीपल में आएगा, 11 के मल्टीपल में आएगा। आपने इस तरीके से मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन सीखे होंगे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बट पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो, इक्वेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो।
ऐसा भव्य प्रोग्राम का कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं है, खास करके कोरोना काल में, बराबर ना। तो इस तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स को लेंगे तो मैं ये बोलता हूं कि आपका आराम से 25 से ज्यादा नंबर हो जाएगा, चाहे आपका लेवल रिलेटिवली डाउन है तो भी, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद आपको लेना है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होगा, देखो रीजनिंग में मैं तो ये बोलता हूं कुछ नहीं छोड़ना है, सिवाय कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। अब मोटा मोटा देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपके सीटिंग या पजल के होंगे, ठीक है ना, और बाकी के 15 क्वेश्चन आपके मिससेलेनियस टाइप के होंगे, बराबर है। अब सीटिंग या पजल में सीटिंग आपका सर्कुलर हो सकता है, अनसर्टेन का भी हो सकता है, इनसाइड आउटसाइड ऑपोजिट साइड कोई भी हो सकता है, बट लेवल एकदम इजी होगा। 4-5 सेंटेंस का ही सीटिंग होगा, ये पक्का है। तो 4-5 सेंटेंस पढ़ने में आपको जितना टाइम लगता है उतने टाइम में सीटिंग आपको सोल्व करना है। पजल भी उसी तरीके से होगा, या तो बॉक्स बेस पजल हो सकता है, फ्लोर बेस हो सकता है, या तो नॉर्मल जो पजल आते हैं, बट एकदम इजी होगा, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 सीटिंग पजल कुल मिला के हो सकते हैं, उसमें से मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 3 एकदम इजी होंगे और एक कोई ऐसा होगा जो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। अगर आपको वो सीटिंग एग्जाम में परेशान करता है तो एक को फिलहाल साइड में रख दो, बाकी के 3 कर लो। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चौथा जो डिफिकल्ट है, जो ट्रिकी है, वो कौन सा है, जिसको आप तुरंत साइड में रख सकते हो, समझे ना बच्चों। तो इस तरीके से सीटिंग पजल आपका हो जाएगा। इसमें आपको ये करना है, बाद में वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइन से ही पेपर को सॉल्व करना है। और जो ये मिससेलेनियस टाइप के 15 क्वेश्चन है, उसमें जितने भी चैप्टर है सब मैंने अपनी चैनल पे सॉल्व करवा दिए हैं। चाहे आपका सिलॉक्स हो, सिलॉक्स में भी आप देखो ओनली ये फ्यू कंसेप्ट वाले सिलॉक्स आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने सीखे नहीं है तो चैनल में वो भी एक स्पेसिफिक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लो। एक ही लेक्चर आप 20-25 मिनट देखने से आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ओनली ये फ्यू वाला देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वही क्वेश्चन आजकल की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिलॉक्स एक साइड हो गया। दूसरा, आपको इनइक्वालिटी भी पूछा जा सकता है। अब इनइक्वालिटी का वीडियो मैंने इतना बढ़िया बना के डाला है कि काफी सारे लोगों ने बोला है कि अब इनइक्वालिटी मतलब 1 मिनट में हम आराम से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, समझे ना। तो इनइक्वालिटी भी आपके पॉजिटिव लिस्ट में है, और याद रहे 1 ही मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इनइक्वालिटी भी आप कर लेंगे। ब्लड रिलेशन मैंने ये देखा है कि इस साल की और लास्ट ईयर की एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से करना है। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप कर लो। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट का पिछले 2 साल में आई थिंक एक ही बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके ऊपर ज्यादा अभी आप जोर नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन, अल्फाबेट के भी मिससेलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपैरिजन के भी पूछे जा सकते हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन कुल मिला के मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 15 नंबर से पूछा जाएगा। तो ये पूरा पेपर आपको करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई एकाध सीटिंग या पजल या तो मिससेलेनियस टाइप में से कोई एकाध छूटक क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो मोटा मोटा हम इसको 30 का स्कोर कवर करना है, ऐसा मान के चलेंगे, और 20 मिनट में ये आराम से कर सकते हो। देखो, आपको सिलॉक्स करना है, 5 सिलॉक्स अगर पूछा जाता है तो करने में मैं नहीं मानता हूं 2.5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। इनइक्वालिटी पूछा जाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। कोडिंग डिकोडिंग आता है तो मैक्सिमम आपका 2-2.5 मिनट लग सकता है मैक्सिमम। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और सीटिंग पजल से लोग डरते हैं, बट सीटिंग पजल देखो यहां पे डिफिकल्ट होगा ही नहीं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज पक्का है कि जितना रीड करने में, 4 या 5 सेंटेंस रीड करने में जितना टाइम लगेगा, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो 4-5 सेंटेंस रीड करने में 1-1.5 मिनट लगता है, तो 2 मिनट, और आंसर देने में 1 मिनट, 3 मिनट में आप आराम से 5 नंबर कवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना, अगर आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा है और आपने थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन किया है, तो आप 35 में से
35 नंबर ला सकते हो अगर कोई लोचा नहीं होता है तो। देखो बच्चों, लोचा हो सकता है, इससे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अगर एकाध सीटिंग या पजल नहीं बैठता है या तो और कोई क्वेश्चन नहीं बैठता है तो दिमाग में उसको रख के कैरी मत करो, उसको वहीं पे रख दो और आप आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट सेशन में या तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फ्रस्ट्रेट होकर सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तुरंत उसको भूल जाओ और सीधा आगे की सोचना चालू कर दो। इसी तरीके से आप देखो, ये 20-20 मैच है, यहां पे ज्यादा टाइम नहीं है, एकाध ओवर भी अच्छा या खराब जाने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसको भूल जाओ और आगे नेक्स्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की ट्राई करो। तो इसी तरीके से आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में आप 25 और रीजनिंग में 30, ये दोनों का टोटल करेंगे तो मिनिमम 55 हो जाएगा। लेवल अच्छा है, थोड़ा बहुत स्पीड अच्छा है तो आप इससे भी ज्यादा कवर कर सकते हो। अब बचेगा आपका इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 में से मान लो आपने 10 मिनिमम लाने हैं, वैसे तो आप 15 नंबर भी ला सकते हो। इंग्लिश से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्री एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, तो लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा, तो आप आराम से कर पाएंगे, एकदम इजी होगा। पैराग्राफ जो आरसी है वो भी इजी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रामेटिकल एरर है, कुछ भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना लेंथी भी नहीं होगा जैसा मेंस में होता है। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक भी हो तो आराम से 15 नंबर कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका स्कोर हो जाएगा 70+। और जैसे ही आप एग्जाम देके बाहर निकलते हो, आपको ये फीलिंग आता है कि नहीं, मेरा पेपर एज पर स्ट्रेटेजी, एज पर प्लानिंग ही गया है, तो इसका मतलब है कि आप श्योरली प्री निकालने वाले हो, आपका प्री श्योरली निकल ही जाएगा। तो आप तुरंत ही वेरी नेक्स्ट डे या तो उसी दिन से आप मेंस का प्रिपरेशन चालू कर दो। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट तक वेट करो और उसके बाद आप मेंस का प्रिपरेशन करो, क्योंकि यहां से आगे अब लेवल बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, मैं इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज तो आपको पक्का बोल सकता हूं कि प्री में आपको स्पीड चाहिए और मेंस में आपको लेवल चाहिए। तो आपको लेवल भी इंप्रूव करना पड़ेगा। प्री का लेवल मेंस में जरा भी काम नहीं आएगा, प्री का स्पीड भी मेंस में उतना काम नहीं आएगा। मेंस में मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चों के पास टाइम तो बहुत रहता है बट एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। लिटरली वो एक एक क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, बट एक भी क्वेश्चन वो नहीं कर सकते हैं और आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उसने इसके पहले देखे ही नहीं होते, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको लेवल इंप्रूव करना है तो तुरंत काम पे लग जाना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आप इसी हिसाब से, इसी लाइन से आगे बढ़ेंगे। और एक चीज, जिन लोगों का सैटरडे को एग्जाम नहीं है वो लोग क्या करेंगे, सैटरडे के काफी सारे रिव्यूज, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल तुरंत हो जाते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लो और वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसी लाइन से अपना स्ट्रेटेजी बना लो। और देखो बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट में जैसा पेपर है वैसा ही एग्जैक्ट पेपर आफ्टरनून शिफ्ट में नहीं होगा, बट मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोटा 85 to 90% सेम लेवल रहेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक आध 5-5 मार्क्स का लड्डू ऊपर नीचे होगा, बट उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो आप स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से 90% पेपर को देख के ही बना सकते हो और मेरे हिसाब से वैसे ही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हर एक चीज हम जो सोच के जाते हैं 100% एज इट इज नहीं होता है, तो हम 85 to 90% का स्ट्रेटेजी बना लेंगे और उसी हिसाब से पेपर को अटेंड करेंगे। अब जिसका इमीडिएट पेपर है वो लोग भी जो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का मॉर्निंग में एग्जाम हुआ है और वेरी नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है, यूट्यूब पे रिव्यू आने में टाइम लगता है, अगर रिव्यू नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे अपने 2-3 फ्रेंड का कांटेक्ट कर ले और उनको पूछ लो कि किस तरीके का पेपर था, कौन सी चीज। देखो, एक क्वेश्चन सबसे पहले आपका होना चाहिए अगर आप किसी फ्रेंड को क्वेश्चन करते हो तो, कि कौन सी चीज छोड़नी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी था और मुझे अपनी एग्जाम में नहीं करना चाहिए। आप उनका ओपिनियन ले लो। इससे क्या होगा, देखो मैथ्स और रीजनिंग में एक एक 5-5 मार्क का लड्डू ही ऐसा होगा जो छोड़ने लायक है।
जो छोड़ना पड़ सकता है। आप उससे दूर रहेंगे तो बाकी के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको पेपर अटेंड करना है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी लिख के आप तैयार रखो, 2-3 बार पढ़ लो और आराम से एग्जाम दो। मुझे आशा है कि आप इसी तरीके से एग्जाम देंगे और अच्छे नंबर से प्री को निकाल भी लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे और आपका आने वाला समय शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री एग्जाम। जय हिंद।